Hello, good morning everyone. This is me, Pooja Verma. Welcome to our class. So, we are with our chapter 7, Tribes, नॉमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हु वर ट्राइब्स, है ना, ट्राइब्स कौन थे, नॉमैड्स कौन थे, कहाँ रहते थे, है ना, इंडिया के किस किस पार्ट में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके साथ हमने देखा कि कैसे जो है ये पहले क्या कर रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह पर ये मूव करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे में इनका इंट्रैक्शन जो होता है वो एक पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड सोसाइटी से होता है। उसके बाद में इनके लाइफ स्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो इनकी सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं वो सब हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे कि कुछ मेजर ट्राइब्स थे, है ना, जिन्होंने एज अ रूलर भी वो रहे हैं, है ना, और कैसे उन्होंने अपने एम्पायर का एक्सपेंशन किया। ठीक है, इसी के साथ में मुगल एम्पायर जैसे एम्परर्स को भी ये क्या करते हैं, टक्कर देते हैं। तो उन ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज दी गॉन्ड्स। यस, गॉन्ड्स अगर लास्ट वीडियो आपने देखा था तो आपको पता होगा कि गॉन्ड्स कहाँ रह रहे थे, आपके जो गोंडवाना एरिया जिसको कहते हैं हम, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर ये गॉन्ड ट्राइब्स रह रहे थे। याद है आपको? ठीक है, महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया इसमें आता है। ठीक है, सो गॉन्ड्स यहाँ रह रहे थे। द गॉन्ड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहैबिटेड बाय द गॉन्ड्स। यस, तो कहाँ रह रहे थे ये, जो आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जंगल वाला जो एरिया है ना, फॉरेस्ट वाला एरिया, वहाँ पे गॉन्ड्स रह रहे थे, गॉन्ड ट्राइब्स यहाँ पे रह रहे थे। सो दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यस, और धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी ना इन ट्राइब्स ने भी। तो कौन सी फार्मिंग कर रहे थे ये, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जैसे किसी एक जगह आप फार्मिंग कर रहे हो ना, वहाँ के आपने की फार्मिंग, उसके बाद में वहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म होने के बाद में उसको क्या कर देते हैं, एक तरीके से जला देंगे। ठीक है, फिर उसकी ऐश जो है वो भी यूज़ में लेंगे वो, ना, तो फिर जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो कहीं और जाके फार्मिंग करेंगे। तो ऐसे शिफ्ट करते रहते थे अपनी फार्मिंग को। ठीक है, तो उसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, सो इस तरीके से ये फार्मिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, है ना, एक तरीके से थोड़े बहुत स्टेबल ये हो गए थे। सो द लार्ज गॉन्ड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। यस, जो ये ट्राइब्स थे किस में डिवाइडेड थे, क्लेंस में, ना, बहुत सारे कुलों में डिवाइडेड थे, ना। अब देखो इनका किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा वो आप ध्यान से समझना, है ना, कैसे मतलब एक जो है बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट सारा मैं बताने वाली हूँ आपको। देखिए, सो ईच क्लैन हैड इट ऑन राजा और राय। देखो एक क्या होता था, इनका क्लैन होता था, कुल कह सकते हो आप इसको, है ना। तो उस कुल का, उस क्लैन का एक हेड होगा जिसको क्या बोलेंगे, या तो राजा या फिर रॉय, है ना, राजा या रॉय उसका हेड होता था। ठीक है, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। मतलब एक तरीके से ये सेटल्ड हो चुके हैं ना, इनके खुद के क्या है, रूल्स रेगुलेशंस है। ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, यूँ नहीं था, ये काफ़ी सेटल्ड हो चुके थे। गॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, गॉन्ड ट्राइब की, है ना, जो आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले एरिया में रह रहे हैं ना। ठीक है, एक तरीके से सेटल्ड ट्राइब थे, है ना। इनका क्या होता था, किस में डिवाइडेड थे, क्लैन में डिवाइडेड थे, है ना। उनका एक हेड होता था जिसको क्या कह रहे हैं, राजा और राय। ठीक है, so about the time that the power of the Delhi Sultans was declined, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chiefs. Yes, जैसे अब देखो कब की बात हो रही है, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को देख रहे हैं आप, है ना। जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स है उनको बिल्कुल भूलना नहीं है ना, उनसे बिल्कुल कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे। जो दिल्ली सुल्तान्स जब आए, है ना, दिल्ली सुल्तान्स जब आए नहीं, जब गए, है ना, दिल्ली सुल्तान्स का जब क्या हुआ, डिक्लाइन हुए वो, है ना। उसके बाद में तो दिल्ली सुल्तान्स ने इनको आगे नहीं आने दिया ना। तो दिल्ली सुल्तान का जैसे डिक्लाइन होगा, मुगल एम्पायर की एंट्री होने वाली होगी ना, तब क्या होगा कि इनकी पावर क्या होती है, इमर्ज होती है। मतलब ये होता है ना कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना, और एक थोड़ा कम पावरफुल है या फिर वीक है, या कह सकते हो। तो जब ये डिक्लाइन हो गए तो इक्वल स्टेज पर आ गए ना, तो वो वाली सिचुएशन थी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा क्या आते हैं, फ्लरिशली आगे आते हैं ना, मतलब इनका एम्पायर थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स के डिक्लाइन होने पर इनका किंगडम क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, अब बाद में मुगल्स के टाइम पे थोड़ा सा और इनको क्या होता है, मतलब कि इनकी पावर कम देखने को मिलेगी। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो है सामने कब आते हैं अच्छे से, दिल्ली सुल्तान्स के डिक्लाइन होने पर, ना, उनका पतन होने पर। सो देन द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन, मेंशन द गॉन्ड किंगडम। अकबरनामा, पहले तो ये बताओ अकबरनामा लिखी किसने थी, याद है, मुगल एम्पायर पढ़ाया था मैंने। अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने, है ना। सो अकबरनामा में क्या मेंशन है, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशन द गॉन्ड किंगडम। यस, उसमें अकबर की हिस्ट्री के बारे में तो है ही, साथ में गॉन्ड किंगडम ऑफ गढ़ कटंगा दैट हैड
70,000 विलेजेस। यस, जो गॉन्ड किंगडम है ये, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है कि वो किस में डिवाइडेड था बच्चों, 70,000 है ना विलेजेस में, जिसको क्या बोलते हैं, गढ़ कटंगा। मतलब कि पूरे किंगडम को क्या बोला है, गढ़ कटंगा बोला है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, इसको हम बहुत ईजी करके पढ़ते हैं ना। जैसे कि क्या है, ये पूरा एक तरीके से इसको थोड़ा यूँ समझते हैं हम, ये पूरा किंगडम है, इसको बोला क्या है, गढ़ कटंगा है ना। गढ़ कटंगा बोला है, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं GK, ठीक है, GK फॉर गढ़ कटंगा। मतलब कि जो ये गॉन्ड थे, इनका पूरा एम्पायर जो था वो एक बड़े किंगडम में था, है ना। तो उस बड़े किंगडम को बोला है गढ़ कटंगा, ठीक है। इस तरीके से इसको समझिए। और ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई है, अकबरनामा में, ठीक है। सो गढ़ कटंगा, इसमें कितने विलेजेस थे, 70,000 विलेजेस थे। सो द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़, ठीक है। ये आपका गढ़ कटंगा हो गया। इसमें बहुत सारे क्या है, गढ़ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, गढ़, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गढ़ हैं। इसको आप इस तरीके से लिख दो, गढ़ को G से लिख देते हैं हम, है ना, ठीक है। गढ़ कटंगा एक बड़ी यूनिट हो गई, उसमें बहुत सारे क्या है, गढ़ है, ठीक है। अब गढ़ में भी क्या होगा, ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। यस, जो भी ये गढ़ है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, एक गोंड क्लैन के द्वारा, है ना। सो अब ये जो गढ़ है वो भी किस में डिवाइडेड होंगे बच्चों, ये भी छोटे छोटे विलेजेस में डिवाइड होंगे, है ना। इसको मैं ट्रायंगुलर से शेप से इसको इंडिकेट कर रही हूँ इस तरीके से, है ना। पहले क्या है, बड़ा जो बड़ी यूनिट है उसे क्या बोला है, गढ़ कटंगा, ठीक है। पूरे किंगडम को बोला है गढ़ कटंगा। वो किस में डिवाइडेड है बच्चों, गढ़ में डिवाइडेड है। और गढ़ किस में डिवाइडेड है, फिर गढ़ से स्मॉल यूनिट है जिसको बोला है 84, मतलब कि 84 बोला है, जिसको क्या बोला है बच्चों, 84, है ना। तो ये ट्रायंगल शेप को मैं इससे बता रही हूँ 84 से ना, इसको हम C से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गढ़ कटंगा, और उसके बाद में गढ़ कटंगा किस में डिवाइड था, गढ़ में डिवाइड था। देन गढ़ किस में डिवाइड है, 84 में, है ना। गढ़ से जो छोटी यूनिट हो गई उसको बोला है 84 में। और इनकी जो है अगर हम देखें इनकी संख्या, तो ये भी कितने थे, 84 विलेजेस थे एक तरीके से, है ना। अब ये 84 विलेजेस है ना, इनको बोला है 84, हर एक विलेज को क्या बोला है, 84, ठीक है। अब ये जो 84 है ये भी किस में डिवाइड थे बच्चों, बरहत, है ना। देखिए आगे। सो दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। यस, ये जो गढ़ था आपका वो किस में डिवाइडेड था, 84 विलेजेस में डिवाइडेड था, है ना। उनको बोलते थे 84। द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहत्स। यस, बरहत्स में डिवाइडेड था, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस। आप देखिए इस तरीके से, ये इनको क्या बोलेंगे हम, बरहत्स। अब इनमें बहुत सारे क्या हो गए आपके, बरहत्स हो गए, है ना। अब ये बरहत्स भी किस में डिवाइडेड है, 12 विलेजेस में, है ना, 12 विलेजेस में, ठीक है। ये जो अंदर जो शेप दी इसको मैं बोलेंगे बरहत्स, है ना। और ये भी किस में डिवाइडेड है, 12 विलेजेस में। समझ में आया। तो सबसे बड़ी यूनिट हो गई आपके गढ़ कटंगा, उसके बाद में गढ़, और गढ़ डिवाइडेड है आपके 84 में, और 84 डिवाइडेड है बरहत्स में, और बरहत डिवाइडेड है 12 विलेजेस में, ठीक है। समझ में आया। सो इस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन इनका चल रहा था, है ना। आगे देखिए, द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। तो इस तरीके से जो बड़े स्टेट इमरजेंट हुए ना, तो उसमें छोटे छोटे जो स्टेट थे वो अपने आप क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, है ना। सो Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gond Rajas and became more influential. Yes, अब इस तरीके से जो है मतलब unequal societies में बटे हुए थे ना, कि आपके बड़े राज्य भी देखने को मिल रहे थे और छोटे राज्य भी देखने को मिल रहे थे, ठीक है। सो ब्राह्मण्स को क्या मिल रहा था यहाँ पर, मतलब कि अब ये जो गॉन्ड पावरफुल हुए ना, इनके पास पावर आई है ना, वेल्थ आई, तो फिर इनको क्या बनना था, अब रूलर बनना था, है ना। तो रूलर बनने के लिए फिर इनको हेल्प चाहिए थी, किनकी, ब्राह्मण्स की। तो ब्राह्मण्स को ये एज अ रिवॉर्ड देते थे, लैंड्स, ज़मीन वगैरह, टेम्पल वगैरह क्या करते थे, उनको डोनेट करते थे, है ना। सो ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजास एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल। और ब्राह्मण्स इस तरीके से और ज़्यादा क्या हो गए, उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बढ़ गया, है ना। सो द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज एज राजपूत। यस, अब वो क्या बनना चाहते थे, रूलर। तो उसके लिए वो क्या एज अ राजपूत जो है खुद को कंसिडर करने लगे, है ना। किनकी हेल्प से, ब्राह्मण्स की हेल्प से, ठीक है। सो
इसका कुछ एग्जाम्पल भी है हमारे पास में। अमन दास द गौंड राजा ऑफ गढ़ कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। यस, अमन दास जो थे है ना, गौंड राजा थे, उन्होंने क्या टाइटल गेन किया? संग्राम शाह। ठीक है, अपना नाम ये रख लिया है ना, खुद को राजपूत दिखाने के लिए। देन हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस, उनके जो बेटे हुए दलपत, उन्होंने एक जो है राजपूत प्रिंसेस के साथ में शादी की। कौन थी? दुर्गावती। दुर्गावती बहुत ही ब्रेव थी, स्ट्रॉन्ग थी, है ना, बहुत ब्रेवली जो है ये लड़ी थी, है ना, इनके साथ में जो मुगल जो एम्परर्स हुए उनके साथ में। देन द डॉटर ऑफ सालभन द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। किसकी बेटी थी ये? चंदेल राजपूत थे, है ना, सालभान, है ना, महोबा के चंदेल राजपूत थे। इनकी डॉटर थी कौन? दुर्गावती। ठीक है, राजपूत प्रिंसेस है। सो उनके किसकी शादी होती है इनके साथ में? दलपत के साथ में इनकी शादी होती है। दलपत कौन है? जो गोंडा जो राजा है ना, ठीक है, जो ट्राइब है ना, गोंडा ट्राइब, अमन दास उनके बेटे हैं, उनके साथ में इसकी शादी होती है। ठीक है, दुर्गावती। तो इस तरीके से मतलब जो है ये राजपूत जो है राजपूत बनना चाह रहे थे, है ना। तो ये देख लीजिए यहाँ पे पिक्चर है दुर्गावती जी की, बहुत ब्रेव थी, स्ट्रॉन्ग थी। देन दलपत हाउएवर डेड अर्ली, लेकिन दलपत जो है वो जल्दी ही क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। तो अब जो है पूरा मतलब एक तरीके से किंगडम किसके पास आ जाता है? दुर्गावती के पास में ना। अब दुर्गावती जो थी वो क्षत्रिय थी, है ना, तो जो मतलब ट्रेनिंग एक तरीके से इनको मिली हुई थी किस तरीके से रूल करना है ना, वेपन्स किस तरीके से यूज़ करने हैं, तो उसका इन्होंने एडवांटेज लिया, है ना। तो आगे देखिए, रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑन हर 5 years old सन वीर नारायण। यस, अपने 5 साल के बच्चे के साथ में, वीर नारायण जिनका नाम है, उनके साथ में इन्होंने क्या किया? रूल करना स्टार्ट किया ना। देन अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव। देन इन 1565 द मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़ कतंगा। यस, जो मुगल्स की तरफ से आसफ खान वहाँ पे अटैक करता है 1565 में, है ना। अब देखो ये जो ट्राइब्स है ना, मतलब ऐसा नहीं था कि एवं ही नहीं थे, मतलब कि क्या थे? पावरफुल थे, है ना। तो मुगल्स की तरफ से कौन अटैक कर रहा है? आसफ खान अटैक कर रहा है, और उसको जो है सामना कौन करती हैं? दुर्गावती सामना करती हैं। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। ऐसा नहीं था कि उसको डिफीट कर देती है, लेकिन ये इतने स्ट्रांगली लड़ती हैं कि बहुत सारे इनके मतलब बॉडी पर जो है घाव होने के बाद भी जो है ये हार नहीं मानती है और लड़ती है, और जो है डर कर या भाग कर, है ना, मरना पसंद नहीं करती है, बल्कि जो है लड़ते हुए जो है शहीद होना ये पसंद करती हैं। सो शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। यस, सरेंडर करने से अच्छा ये जो है लड़ते हुए शहीद होना प्रेफर करती है। ठीक है, सो हर सन टू डेड फाइटिंग सून आफ्टर। गढ़ कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, तो उनका बेटा भी जो है वो जल्दी ही मर जाता है। गढ़ कतंगा वॉज अ रिच स्टेट, गढ़ कतंगा जो था वो एक मतलब बहुत ही वेल्थ वाला स्टेट था ना। सो इट अर्न मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स। यस, वहाँ से क्या एक्सपोर्ट किए जाते थे? एलिफेंट्स जो है वो अदर किंगडम्स को एक्सपोर्ट किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उनकी वेल्थ काफ़ी अच्छी हो गई थी, है ना। तो ये व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्ड्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीसियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। जब मुगल्स उनको डिफीट करते हैं, किनको? गॉन्ड जो गॉन्ड्स थे उनको डिफीट करते हैं, तो वहाँ से वहाँ की वेल्थ जो थी वो सब लूट कर ले जाता है ना, कॉइन्स जो थे वो। ठीक है, और वहाँ के प्रीशियस कॉइन्स और एलिफेंट्स जो है ना, जो भी सिक्के वगैरह थे वो सब वहाँ से वो लूट कर ले जाते हैं। ठीक है, मुगल्स। देन दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम्स एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। यस, उसके बाद में जो भी किंगडम था उसका कुछ पार्ट जो है जो ये आपके कौन थे? वीर नारायण, है ना, उनके अंकल को दे देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो? देखो, मुगल्स की स्ट्रेटेजी जो है वो स्टार्टिंग से ही यूनिक रही है ना। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अब उन्होंने सोचा कि अब ये बचा हुआ है चंद्र शाह, है ना, उसका अंकल, अब ये लड़ने आएगा, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने से, उसके ऊपर जो है मनी वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको थोड़ा सा पार्ट देकर, ठीक है, उसको खुश कर दे और उनके साथ में एक तरीके से टाइप से कर ले, है ना। तो चंद्र शाह से क्या करते हैं वो? उसको थोड़ा सा लैंड देकर उसके साथ में थोड़ा जो है टाइप कर लेते हैं, है ना। ठीक है, ताकि ये फालतू लड़ने नहीं आ जाए उनसे दोबारा ना। सो डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़ कटंगा द गॉन्ड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम। यस, गढ़ कतंगा जो है मतलब हारने के बाद भी जो है कुछ टाइम तक सर्वाइव कर जाता है। हाउएवर दे बिकेम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर बुंदेलाज एंड मराठाज। यस, उनकी जो मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे ये, लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुंदेलाज और मराठाज के आने के बाद में ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है ना। ये बुंदेलाज और मराठाज इनको डिफीट कर देते हैं।
ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, गॉन्ड्स की। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे ट्राइब, अहोम्स, है ना। अहोम्स जो थे बेटा वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि किसको टक्कर देते हैं, ये मुगल्स को टक्कर देते हैं ना। आए कहाँ से थे वो देखिए आप, अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। अगर हम बात करें प्रेजेंट डे में लोकेशन की, तो ये आए थे म्यांमार से, है ना। 13th सेंचुरी में आए थे, देखिए आप, म्यांमार से आए थे 13th सेंचुरी में। यहाँ पर ये रूल करते हैं और कहाँ कहाँ अपना जो है एक्सपेंशन करते हैं वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर, है ना। सो म्यांमार से आए थे ये। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयाज, यस। और यहाँ पर जो आकर होम्स यहाँ पर आए और यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, भुयाज, उनको डिफीट करके जो है अपना एम्पायर फैलाते हैं। इसके बाद में ये आगे जाते हैं और यहाँ पे कोच रहते हैं, कोच ट्राइब रहती है, उसको डिफीट करते हैं, अपना एम्पायर इधर एक्सपेंशन करते हैं। और यहाँ पे जो है ये चुटियाज करके ट्राइब रहती है ना, तो उसको भी डिफीट करके अपना एम्पायर दोनों तरफ फैलाते हैं, ठीक है। किन की बात हो रही है, अहोम्स की बात हो रही है। सो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम्स ऑफ द चुटियाज इन 1523 एंड ऑफ कोच हाजो इन 1580 एंड सब्जुएटेड मैनी अदर ट्राइब्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि किन किन को, चुटियाज और कोच हाजो को जो है ट्राइब है, ये ट्राइब कम्युनिटी है, इनको डिफीट करके अपना जो है एम्पायर एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, अहोम्स। देन द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स इन अर्ली एज द 1530। देखो फायर आर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा जो है ये डेवलप्ड हो चुके हैं ना। फायर आर्म्स से आपको याद आया कि फायर आर्म्स का यूज़ किसने किया था, फर्स्टली इंडिया में बाबर ने, है ना, 1526 में। और ये 1530 में ये सीख गए भाई करना, है ना। तो 1530 में फायर आर्म्स का यूज़ करना ये सीख गए थे ना, गोला बारूद का। देन बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पावर एंड कैनन्स। और 1660 तक तो ये क्या गन पावर, है ना, हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के गन पावर कैनन्स का यूज़ करना सीख गए थे, ठीक है। मतलब कितने ज़्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, है ना। तो ट्राइब्स होकर, ठीक है, कैसे अपना एम्पायर एक्सपेंशन किया इन्होंने, है ना, और इस तरीके से जो है नए नए इन्वेंशंस कर रहे थे, ठीक है। सो अहोम्स फेस मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम दिस साउथ वेस्ट, यस। अहोम्स को जो है साउथ वेस्ट की तरफ से काफ़ी सारे इन्वेजन जो है फेस करने पड़ते हैं, वहाँ से काफ़ी अटैक्स इनके ऊपर होते हैं। देन इन 1662 द मुगल्स एंड मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम, यस। मुगल्स जो थे वो इनको देखो मुगल एम्पायर में हमने देखा था कि बार बार जो है अहोम्स के ऊपर अटैक हो रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से ये डिफीट नहीं कर पाते हैं। देखो अहोम्स जो है अगर हम ऑल ओवर देखें तो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं ये, बल्कि जो मराठाज हैं और मुगल्स हैं इनसे भी आगे तक जो है ये रूल करते हैं ना अपने। चाहे एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है मुगल्स जितना, लेकिन जो है स्टेबिलिटी रहती है, रूल काफ़ी आगे तक करते हैं ये मुगल्स के बाद तक भी। जब तक ब्रिटिश आता है ना आपके, तब तक इनका रूल चलता है ना। सो अब देखो मीर जुमला जो है मुगल्स के तरफ से था ना, मीर जुमला अटैक करता है 1662 में, है ना, किनके ऊपर, अहोम्स के ऊपर। देन डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड बट डायरेक्ट मुगल्स कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, यस। बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे अहोम्स, लेकिन फिर भी जो है ये डिफीट हो जाते हैं मुगल्स से, है ना, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। सो द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स लेबर, यस। किस पे डिपेंड थे ये, जो फोर्स लेबर मतलब फोर्सफुली काम लिया जाता है ना, बेगार प्रथा जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर अहोम्स डिपेंड थे, वहाँ पर बेगार प्रथा चलती थी। सो दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर्क कॉल्ड पाइक्स, यस। जिनको फोर्सफुली काम करवाया जाता था उस ग्रुप को कहते थे पाइक्स। देन सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन, तो इस काम के लिए क्या करते थे वो जो है जनगणना का काम करवाते थे, मतलब कितनी पॉपुलेशन है काउंटिंग को करवाते थे हर टाइम पे, है ना। देन ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन, और इसी के साथ में जो है जो किसी पर्टिकुलर विलेज में उन्होंने क्या करवाई, काउंटिंग करवाई कि कितने लोग हैं, और फिर बाद में रोटेशन से जो है इस काम के लिए जो फोर्सफुली लेबर लिया जा रहा है ना उनसे, तो इस काम के लिए हर एक विलेज का नंबर आता था, ठीक है। सो पीपल
from heavily populated areas were shifted to less populated places. देखो कितना अच्छा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कितना अच्छा चल रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ से लोगों को शिफ्ट करके कम लोग वाले विलेज में डाल दिया जाता था ना. इक्वल मतलब बैलेंस रखा जाता था कि अगर रिसोर्सेज जो है उतने हैं, रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितने लोग हैं, तो इस तरीके से बैलेंस रहे, इसलिए रिसोर्सेज टू इक्वल टू पॉपुलेशन ये काम किया जाता था ना. सो होम क्लीन्स वर दस ब्रोकन अप. तो इस तरीके से मतलब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है तो क्लीन्स जो थे उनके वो एक तरीके से टूट रहे थे ना. So by the first half of the 17th century the administration became quite centralized. Yes, 17th century के first half में क्या हो गया था कि administration जो है वो काफ़ी centralized हो गया था ना, क्योंकि systematic तरीके से काम चल रहा था. Then almost all adult males served in the army during war. Yes, और जितने भी adults होते थे है ना, adult होने के बाद उनको जो है आर्मी में सर्विस देनी होती थी है ना, चाहे वो अपनी इच्छा रखता हो या नहीं रखता हो, अडल्ट होने के बाद में उनको सर्व करना होता था आर्मी में. ठीक है. सो एट अदर टाइम्स दे वर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स. अब ऐसा तो नहीं होता था कि वॉर हमेशा ही चल रहा है ना, तो जब वॉर नहीं चलता था उस टाइम पे क्या करना होता था, क्या करते थे वो लोग, बिल्डिंग डैम्स है ना, इरिगेशन, इन सब वर्क में जो पब्लिक वर्क होते थे ना, ये सारे काम वो करते थे. डैम बनाना ना, ये सारे काम वो करते थे. अदरवाइज वॉर के टाइम पे वो क्या करते थे, वॉर में अपनी सर्विस देते थे जो भी अडल्ट होते थे है ना. सो the Ahoms also introduced new methods of rice cultivation. Yes, rice cultivation का मेथड भी इन्होंने हमें बताया है. अहम सोसाइटी was divided into clan और खेल्स. Yes, देखो किस में डिवाइडेड है, ये खेल्स में डिवाइडेड है ना. आगे देखिए, वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस. सो आर्टिसंस इन द होम एरियाज कैम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स. उनके पास में बहुत कम जो है संख्या में क्या थे, आर्टिसंस नहीं होते थे है ना, मतलब आर्टिसंस उनके पास में नहीं थे, तो जो उनके अटैच्ड एरियाज होते थे ना, पास वाले विलेजेस होते थे, वहाँ से ये आर्टिसंस मंगवाते थे है ना, वहाँ से काम करने वाले लोग आते थे, जो कारीगर वगैरह होते थे ना, वो लोग पास के गाँवों से आते थे. सो अ खेल ऑफन कंट्रोल सर्वर विलेजेस. और जो खेल होता था, जिसको बोला है ना उन्होंने, एक बड़ी यूनिट है ना, खेल में डिवाइडेड थे ना विलेजेस, तो वो किसके मतलब खेल जो है उसको कंट्रोल करते थे अलग अलग विलेजेस. दे द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी. येस, और जो पीजेंट्स होते थे, वहाँ के फार्मर्स होते थे, उनको लैंड कौन देता था, एक कम्युनिटी होती थी, वो उनको लैंड प्रोवाइड करती थी. ठीक है. और जब तक वो कम्युनिटी डिसाइड नहीं कर लेती तब तक उससे वो लैंड वापस भी नहीं ले सकते थे, चाहे किसी राजा का ही ऑर्डर क्यों नहीं हो जाए है ना. तो मतलब ये कम्युनिटी जो थी ना, विलेज कम्युनिटी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी. सो इवन द किंग कुड नॉट टेक इट ऑल अवे विदाउट द कम्युनिटीज़ कंसेंट. यस, जब तक कम्युनिटी नहीं चाहे तब तक राजा भी जो है उस लैंड को वापस नहीं ले सकता था. मतलब कि जो है रूल्स आर रूल्स है ना, राजा के लिए या कॉमन पीपल है उन सब के लिए रूल्स इक्वल है ना. सो ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप दियर ओन ट्राइबल गॉड्स. अगर ओरिजिनली देखें तो अहोम्स जो है उनके खुद के ट्राइबल गॉड्स थे, वो भूले नहीं थे है ना. ऐसा नहीं था कि उनका इंटरेक्शन जो है वो दूसरे लोगों के साथ में हो रहा है तो वो अपने अपने जो है ट्रेडिशनल को भूल गए, नहीं ऐसा नहीं था. लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर में दूसरी कास्ट का हुआ था. मतलब जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी ना, जो वर्णा बेस्ड सोसाइटी थी, उनके इंटरेक्शन में वो आए थे है ना. और क्या रूलर बनने के भी सपने देखने लगे थे है ना, तो कैसे क्षत्रिय भी बन रहे थे. ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने ट्रेडिशंस को भूल गए थे, ऐसा नहीं था. लेकिन फिर भी जो है काफ़ी सारा इफेक्ट उनके ऊपर हुआ. इसलिए मतलब इस टाइम पे जो 17th सेंचुरी आई ना बच्चों, वहाँ तक क्या हुआ कि अहोम्स जो थे उनके जो उनके ट्रेडिशंस थे ना, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिला जुला आपको, मतलब कि फ्लरिश वे में आपको उनके ट्रेडिशन दिखाई देने लगे है ना. क्योंकि सबका जैसे कि वो इस्लाम जो है वो रिलीजन भी वो फॉलो करने लगे थे है ना. कुछ बौद्धिज़्म का भी उनके ऊपर, म्यांमार से आए थे ना, तो उधर बौद्धिज़्म ज़्यादा है, तो बौद्धिज़्म का भी इफेक्ट उनके ऊपर देखने को मिला. तो ऐसे अलग अलग रिलीजन के इफेक्ट जो है उनके ऊपर देखने को मिले है ना. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज. तो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर देखने को मिला. क्यों? क्योंकि क्षत्रिय बनने में ब्राह्मण्स की हेल्प वो ले रहे थे ना, उनको लैंड्स एज अ रिवॉर्ड दे रहे थे. टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग. टेम्पल्स और लैंड्स दी जा रही थी ना ब्राह्मण को इन द रीन ऑफ शिव सिंह. यस, शिव सिंह जो है वो एक ट्राइबल किंग थे है ना. 1714 to 1744 हिंदुइज्म बिकेम द
प्रीडोमिनेंट रिलीजन। यस, तो एक तरीके से हिंदुइज्म जो था वो एक तरीके से इनका मेन जो रिलीजन बन चुका था ना, किसके टाइम पे, शिव सिंह के टाइम पे। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन फिर भी हिंदुइज्म अडॉप्ट करने के बाद भी इन्होंने अपने जो ट्रेडिशनल बिलीव्स है उनको अडॉप्ट नहीं किया, है ना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं था कि अपने ट्रेडिशंस को छोड़ दिया बिल्कुल इन्होंने, नहीं, बल्कि दूसरों को अपनाकर जो है एक तरीके से एक मिक्सअप वे में जो है वो ट्रेडिशन फॉलो करने लगे, है ना। ठीक है, अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। अहोम सोसाइटी जो थी वो एक तरीके से एक फ्लरिश वे में सामने आ रही थी ना, परिष्कृत रूप में। ठीक है, सो पॉइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। पॉइट्स और स्कॉलर्स थे, उनको भी लैंड ग्रांट्स दी जा रही थी। मतलब कि जो जिसकी वैल्यू होनी चाहिए थी ना, उसको उसकी वैल्यू हो रही थी, है ना। पॉइट्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, है ना, उसके ब्राह्मण्स हो गए। ठीक है, उसके अलावा आर्ट की भी वैल्यू यहाँ पर थी, है ना। ड्रामा भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। थिएटर देखने को मिलेगा आपको। देखिए, थिएटर वॉज इंकरेज, थिएटर को भी इंकरेज किया जा रहा था ना। सो इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। यस, जो संस्कृत लैंग्वेज थी ना उसको किस में ट्रांसलेट किया जा रहा था, लोकल लैंग्वेज में, जो अहोम्स हो गई, आसामीज हो गई ना, इन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। हिस्टोरिकल वर्क्स नॉन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटर्न फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज। यस, ये बुरंजीज क्या है, बुरंजीज एक तरीके से होम्स की क्या बताती है, हिस्ट्री बताती है ना, एक तरीके से इनकी मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, ये किस किस लैंग्वेज में लिखी गई है, अहोम लैंग्वेज एंड देन इन आसामीज, आसामीज में लिखी गई है। तो इस तरीके से अपनी हिस्ट्री को भी जो है लिखने में ये मतलब कि इंटरेस्ट दिखा रहे थे ना। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा जो है ये क्या हो चुके थे, सामने आ रहे थे। ठीक है, तो ये तो हो गई अहोम्स की बात। अब टोटली हम कंक्लूजन देखते हैं कि लेसन का, चैप्टर का कंक्लूजन है क्या। ठीक है, देखिए, वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। यस, जो वर्ना बेस्ड सोसाइटी थी, है ना, कास्ट बेस्ड सोसाइटी और ट्राइबल कम्युनिटी थी वो इंटरेक्ट हो रही थी। देखा हमने कि कैसे एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इंटरेक्शन में आ रहे थे, है ना। सो दिस इंट्रैक्शन कॉज बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट एंड चेंज। और इसी कारण से क्या हुआ, उनके चेंजेस काफ़ी सारे आए सोसाइटी में। ट्राइबल की देख लो या फिर जो वर्ना बेस्ड, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, दोनों की लाइफ साइकिल में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। किसकी वजह से, इनके इंट्रैक्शन की वजह से, है ना। सो there were many different tribes and they took up diverse livelihoods. Over a period of time, many of them merged with caste-based society. Yes, और काफ़ी सारे tribes जो थे वो बाद में किस में merge होने लगे, caste-based society में merge होने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो ruler भी बन रहे थे, empire का expansion भी कर रहे थे ना। तो धीरे धीरे ब्राह्मण्स के कॉन्टेक्ट में आए और किस में कन्वर्ट हुए, caste-based society में। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारे ही जो है वो क्षत्रिय बन गए, ऐसा नहीं था, है ना। तो others however rejected both the caste system and orthodox Hinduism। कुछ जो थे उन्होंने इस कास्ट बेस्ड सोसाइटी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, है ना। कैसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने किसी ने जो है इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया ना, और किसी ने बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, है ना। तो जैन्स भी आ गए थे इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हिंदुइज्म को एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया था। Then some tribes established extensive states with well-organized system of administration। और कुछ tribes जो थे वो एक बहुत ही अच्छा administration जो है चला रहे थे। They thus became politically powerful हो चुके थे। This brought them into conflict with larger and more complex kingdoms and empires। और इस तरीके से जो है वो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा एम्पायर जो है फ्लरिश वे में स्टेबलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, है ना। तो देखा आपने कि कैसे मतलब एक ट्राइब कम्युनिटी है जिनके बारे में हमने एक तरीके से क्या बना रखी है, अपनी जो है मतलब धारणा बना रखी है कि ट्राइब जो थे वो ऐसे जंगलों में घूमते होंगे, है ना, उनका कोई सिस्टम नहीं होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। आपने देखा होम्स गॉड जो है किस तरीके से जो है अपने एम्पायर को जो है एक फ्लरिश वे में जो है तैयार करते हैं और उसका एक्सपेंशन भी करते हैं ना। और मुग़ल एम्पायर जैसे लोगों को भी क्या कर देते हैं, बहुत अच्छी टक्कर देते हैं ना। तो चैप्टर में हमने ट्राइब्स के बारे में देखा, क्या इनका लाइफ सर्कल था, कहाँ पे ये रह रहे थे, कैसे इनके एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू सो मच।